नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा सीरीज चल रहा है बच्चे, एलएलबी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने एडमिनिस्ट्रेशन लॉ ऑफ लैंग्वेज और आपको सीआरपीसी और एक और पेपर डी सब डिस्कस कर चुके हैं। इस पेपर हम कॉन्स्टेंट लॉ, ये 2019 का पेपर है बच्चे, कॉन्स्टेंट लॉ और एक और पेपर होगा इन्वायरमेंट लॉ, दोनों इसी वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे। दोनों को आप अच्छे से देखें। यदि आपके पास सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो आप क्वेश्चन देख के भी एक प्रकार से सिलेबस आप इसे जज कर सकते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस रहता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन यही सब आता है बच्चे, यही सब उठ के आएगा। तो अच्छे से आप सिलेबस देख लें। कॉन्स्टेंट, आइए शुरू करते हैं। ये कॉन्स्टेंट लॉ का क्वेश्चन है, 2019 का है बच्चे। 3 घंटा दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते थोड़ा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब जितना हो सके। किताबी ज्ञान तो आपके पर्क तो केत के तो जाते ही हैं बच्चे, लेकिन उससे जो खुद आप क्या सीखे हैं, क्या समझे हैं, उसका आप निचोड़ लिखें, उसका आप सार लिखें अपने भाषा में। जितना अपने भाषा में लिखेंगे एग्जामिनर उससे ज़्यादा आपसे प्रभावित होंगे और आपको अच्छे अंक देंगे। ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन होगा, किसी 5 का आपको जवाब देना है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, 10 क्वेश्चन है, सब वीवीआई है। और यदि आपका 2022 में एग्जाम होने वाला है, जब भी एग्जाम होगा, कॉलेज खुलेगा, जब भी एग्जाम होगा, तो समझिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगे। तो आप इस पर भरोसा करें, लियावल रहें हमेशा। और आंसर आप जहाँ से भी नेट से हो, जहाँ से भी आप अवेलेबल करा लें, कोई गेस्ट पेपर मार्केट में से खरीद लें और आंसर आप खुद से तैयार करें। और अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें बच्चे, पढ़ाई कभी ना छोड़ें। विद्या ही जो है, ये ज्ञान ही जो है आपको समाज में आगे बढ़ाएगा, अपने देश का उन्नति करवाएगा आपसे, या आपका अपना व्यक्तित्व जो निखरेगा, आप जो चमकेंगे, इसी नॉलेज के बेसिस पे ही। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर फेडरल नॉर प्योरली यूनिटरी बट इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। डिस्कस। भारतीय संविधान ना तो संघनात्मक है और ना ही पूरी तरह से एकात्मक, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है, विवेचना करें। सेकेंड है, एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। संविधान का क्या क्या मतलब मुख्य विशेषताएं हैं, उसका वर्णन करना है आपको अच्छे से। सारा का सारा क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ये क्वेश्चन, सॉरी हम कॉन्स्टेंट लॉ बोल दिए थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। थर्ड है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इंश्रिंग्ड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समता के अधिकार का उल्लेख करें। क्या अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 मात्र इसके उदाहरण हैं। फोर्थ है, डिस्कस इन ब्रीफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे, आज से एकदम रेलिवेंट है। जो आज का समय हमारा चल रहा है, आजकल आप देखते होंगे कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल के किसी को मतलब आलोचना भी कर देता है, गाली भी देता है, कहता है ये हमारा फ्रीडम स्पीच है, फ्रीडम एक्सप्रेशन है। तो ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही डीपली स्टडी करना चाहिए और अपना एक विचार स्टैंड करना चाहिए आपको कि हाँ भाई, अगर ऐसा कहीं मुद्दा आपके सामने आ जाए, हो सकता है आप जब कॉलेज में एग्जाम दो या कभी कॉलेज में हो, कोई टीचर आपसे पूछ ले लॉ के कि बताओ फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन पे तुम्हारा क्या मानना है, क्या स्टैंड है, तुम इसको कैसे देखते हो, क्योंकि तुम लॉ के स्टूडेंट हो, तो आप क्या जवाब देंगे। तो बहुत ही मतलब रेलिवेंट टॉपिक है बच्चे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छे से आपको इसको पढ़ना चाहिए, आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संक्षेप में उल्लिखित करें। फिफ्थ है, कमेंट इन ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित को संक्षेप में विवेचना करें। फर्स्ट, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफिस। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जाएगा। इस पर मतलब आपको एक ब्रीफली लिखना है। सिम बी है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफिसेज शैल बी
कंपेल्ड टू बाय ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, डिस्कस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संदर्भ में राष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, विवेचना करें। नेक्स्ट, सेवेंथ, डिस्कस द एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की विवेचना करें। 8th नंबर देखते हैं, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर फॉर पासिंग ऑफ मनी बिल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने का विधायी प्रक्रिया की व्याख्या करें। 9th, व्हाट आर द वेरियस प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउ दे आर इन्फोर्स्ड, डिस्कस, संसद के विभिन्न विशेषाधिकार क्या हैं, किस प्रकार से उनको लागू किया जा सकता है, विवेचना करें। 10th, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पढ़े होंगे बच्चे, हड़प की नीति का भी हिस्ट्री पढ़े होंगे। डलहौजी के समय में हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो चला था कि किसी भी राजवंश का अगर उत्तराधिकारी नहीं रहता है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है, अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य स्वतः अंग्रेज के हाथों में चला जाएगा। वो क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स है, तो ध्यान रखेंगे। सेकेंड है सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपने आसपास या अपने दोस्तों से भी पूछ लेंगे कि सेक्युलर का अर्थ क्या होता है, तो सभी बोलता है कि धर्म निरपेक्ष, लेकिन बच्चे सेक्युलरिज्म का अर्थ है पंथ निरपेक्षता। और धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या है अंतर है, तो आप लॉ वाले स्टूडेंट हैं, आप बेहतर जानते होंगे, तो ध्यान रखें सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता पर आपको टॉपिक लिखना है अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीवीआई कर लें इसको बच्चे, ये क्वेश्चन तो आता ही आएगा। सी है ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक, और डी है राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार से भी क्वेश्चन आते ही रहता है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन था बच्चे, 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे का मतलब ये टॉपिक होगा अपने एग्जाम में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अगर होगा आपका टॉपिक, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लें। 10 क्वेश्चन है, 10 का आंसर यदि आप तैयार कर लेते हैं और अच्छे से इसमें डीपली स्टडी कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी आर्टिकल से 14, 15, 16, 17, 19 तक आर्टिकल देखे थे आप, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। थोड़ा बहुत खुद से मेहनत कीजिए, आप खुद अगर पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा वही बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज कराएगा बच्चे। ओके, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि थोड़ा 1-2 घंटा आप अपने पर भी दीजिए, अपने लाइफ को भी सेटल करने के लिए दीजिए, नहीं तो इधर उधर में जीवन कहाँ से कहाँ निकल जाएगा कोई पता ही नहीं चलेगा और अंत में सिर्फ पछतावा ही हाथ में रहता है। ओके, आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इन्वायरमेंट लॉ पर। इन्वायरमेंट लॉ है 2021 का ये पेपर बचे, वो 2019 का पेपर था, ये 2021 का पेपर है। जहाँ सभी पेपर अवेलेबल होता है हम चाहते हैं कि आप सभी को भी उसका मतलब जानकारी दें। तो पेपर कहीं से भी हो बच्चे, आपको बस पढ़ना है ताकि आपकी पढ़ाई ना रुके। सब पेपर में क्वेश्चन बस एज इट इज़ रिपीट होता है, तो पुराना नया कुछ नहीं होता है बच्चे, पुराना नया जैसा कुछ नहीं होता है। यूनिवर्सिटी सब में बस एज इट इज़ वो रिपीट करने का ही परंपरा, एक प्रकार से समझिए कि उसका ट्रेडिशन चलते आ रहा है। ठीक, तो आप जहाँ से भी मिले क्वेश्चन तैयार कीजिए। किसी को मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में है कि हमको सिलेबस मिला ही नहीं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सभी चीज़ अवेलेबल है, सभी चीज़ अवेलेबल है। कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बच्चे। ओके, फिलहाल अभी देखते हैं, यहाँ भी वही सब इंस्ट्रक्शन है कि अपने भाषा में जहाँ तक हो जवाब दे। सभी क्वेश्चन बराबर वैल्यू के हैं, किसी 5 क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक्सप्लेन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, व्याख्या करें। आसान टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज, एयर पॉल्यूशन और कई सारा जो पॉल्यूशन है बच्चे आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आसानी से इसको आप लिख सकते हैं। पॉल्यूशन का क्या क्या कारण है। कोई भी चीज़ जब अधिक हो जाता है ना, एक्सेस नहीं कहते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, वही बच्चे एक्सेस कोई भी चीज़ हो जाता है वही पॉल्यूशन हो जाता है। सेकेंड है व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, डिस्कस। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण को सुरक्षित एवं नियंत्रित करने के क्या उपाय किए गए हैं, विवेचना करें।
थर्ड नंबर, डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड द रूल्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के विभिन्न उपबंधों, नियमों तथा आदेशों के उल्लंघन के लिए दंड की प्रावधानों का विवेचना करें। फोर्थ है, राइट साइलेंट फीचर ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। फिफ्थ, डिस्कस द वेरियस प्रोविजंस ऑफ पेनल्टीज फॉर द वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, जल प्रदूषण तथा नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 के उपबंध के उल्लंघन करने पर विभिन्न प्रकार के दंडों का विवेचना करें। सिक्स्थ, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण केंद्रीय बोर्ड के कार्यों की व्याख्या कीजिए। सारे क्वेश्चन को बच्चे आपके लिए बेनिफिटेड होगा कि खुद से आप वीडियो को पॉज कर करके अपने नोटबुक में लिखें सभी सिलेबस को, सभी जो क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे आपका सिलेबस पता चल जाएगा। अच्छे से आप इसको एनालिसिस करें बढ़िया से, आपको सिलेबस पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस किस सब्जेक्ट में, और अपना आंसर तैयार करें और लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम के हॉल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है बच्चे। वहाँ 30 से 32 पेज लिखना होता है, जब तक अंत पेज तक। यहाँ का एग्जामिनर का माइंड सेट है कि जो बच्चा ज़्यादा लिखा है, अंतिम तक लिखा है, मतलब उसमें नॉलेज कूट कूट कर भरा हुआ है। ये एकदम माइंड सेट है उसका बच्चे एग्जामिनर का। तो आप अंतिम पेज तक आपको लिखना पड़ेगा। यदि अभी से आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वहाँ पर आप अच्छे से नहीं लिख पाइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कम से कम 2 घंटा तो डेली लिखें बच्चे। 2 घंटा डेली आप पूरे 24 आवर में कहीं से भी निकाल के प्रैक्टिस करना शुरू कर दे अभी, तो वहाँ पर आप आसानी से कर पाइएगा। देखते हैं ना, यूसेन बोल्ट 9 सेकंड 10 सेकंड दौड़ने के लिए उसको 4-4 साल 5-5 साल तक लगातार मेहनत करना पड़ता है बच्चे। ठीक, बस 4-4 साल 5-5 साल लगातार 10-10 घंटा मेहनत करता है, तब जाके वो 9 सेकंड दौड़ता है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर देता है। तो वही चीज़ है, पहले तो मेहनत करना पड़ेगा बच्चे, वहाँ तभी वहाँ पर जाके आपका निखरेगा, साथ देगा। नहीं तो वही जैसे चल रहा है भेड़ चाल, सभी जिस प्रकार से भेड़ चाल चल रहे हैं तो उसी प्रकार से रह जाइएगा। तो ऐसा आप अगर चमकना है भीड़ में से भी चमकना है तो आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं सूरज की तरह चमकने के लिए उसकी तरह जलना पड़ता है। ओके। 7th है, राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। पहले है स्टेट वाटर लेबोरेटरी, राज्य जल प्रयोगशाला। बी है बार ऑफ जुरिडिक्शन, अपवर्जित करने का क्षेत्र। सी है हजार्डस सब्सटेंसेज, संकट में पदार्थ। डी है पॉल्यूटर पेज, दूषित करने वाला भरेगा। 8th है डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ अपील अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत अपील करने के प्रावधानों को विवेचना करें। सभी रिलेवेंट टॉपिक है। आजकल नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन पर खूब चर्चाएं हो रही है कि ये जो नल जल योजना है बिहार सरकार का, आप तो अपने आसपास अगर देख रहे होंगे तो पता ही होगा कि किस प्रकार का नल जल योजना है। तो उसमें तो पानी की बर्बादी है ही बच्चे, वाटर पोल्यूशन का एकदम, वाटर पोल्यूशन भी आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें आप पढ़ सकते हैं, इससे क्या निचोड़ निकाल सकते हैं, अच्छे से पढ़िए और इसको अपने डे टू डे लाइफ में थोड़ा मैच करके देखें, ऐड करके देखें कि हाँ हम जो पढ़ा है क्या उसका हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड रहेगा। 9th है राइट अबाउट ए रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑन सैंपल्स, नमूनों के विश्लेषण के परिणाम की रिपोर्ट के बारे में लिखें। 10th राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, किसी पर मतलब संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व जो गर्म हो रहा है, गर्मी के समय में देखते हैं कितना अधिकतम तापमान हो गया है बच्चे आजकल, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। इस बार भी खूब गर्मी बढ़ेगा ही, तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है इस पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। सेकंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बस 2 ही था बच्चे। तो ये कुछ क्वेश्चन था इन्वायरमेंटल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सारा वीडियो, ये जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया अच्छे से, इससे आपको सिलेबस पता चला या नहीं चला, कोई कमी रह गई तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आगे हम उसको सुधार सकें और इम्प्रूवमेंट करके आपके सामने समक्ष पेश हों।
अगर अच्छा लगा हो बच्चे प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और हमारे चैनल से तो जुड़ ही जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में अगर बच्चे कहीं से क्वेश्चन अवेलेबल हो जाता है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होगा, वहाँ से आप हमें जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू हो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, बस मैसेज ही करें, कॉल ना करें, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर आप हमें, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। इसके अलावा कोई परेशानी हो बच्चे पढ़ाई से संबंधित, कोई और क्वेश्चन चाहिए किसी भी प्रकार का, कि कोई भी आप दूसरा ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, बीएससी बीकॉम बीए कुछ भी कर रहे हो, या लॉ से पढ़ाई कर रहे हो, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बेझिझक हम प्रोवाइड कराने का जहाँ तक हो आपको भरसक प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।